नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही इस तरीके की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। काफी ज्यादा इस तरीके के जो आर्गुमेंट है वो दिए जा रहे हैं कि यूएसए जो है वो वेस्ट एशिया में अपनी उसकी जो पकड़ हुआ करती थी वो खोता जा रहा है। और एक चीज जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इंडिया के लिए और यूएसए के लिए, दोनों के लिए ही, वो ये कि चाइना की यहाँ पर पकड़ जो है वो मजबूत होती जा रही है। कई लोगों का और काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स लोगों का ऐसा कहना है कि ईरान, चाइना और रशिया का नेक्सस अगर बन जाता है तो ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट के लिए एक खतरा साबित होगा फ्यूचर में। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो नेक्सस है ये बहुत ज्यादा क्लियरली इस समय बनता हुआ दिख रहा है। हाल में ही आप लोग को पता होगा शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है वो गए थे मॉस्को रशिया में, और ये जो मीटिंग थी ये काफी ज्यादा क्लियर सिग्नल था इस चीज का कि रशिया और चाइना जो है वो काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। इसके अलावा हाल में ही ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पीस डील है वो साइन कराई है चाइना ने, जो कि काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग और ऐतिहासिक डील कहा जा रहा है। और इससे और इसके अलावा बहुत से ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं हाल में जिससे ये साफ दिख रहा है कि ईरान और चाइना जो है वो भी क्लोज आते जा रहे हैं। तो जिस खतरे की बात की जा रही थी सालों से रशिया, चाइना, ईरान के नेक्सस की, वो साफ बनता हुआ दिख रहा है। और चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में और यूएसए का लेवरेज जो वो एंजॉय करता था वो ओवर टाइम कम होता जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यही सब चीजें कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से यूएस का जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था एक टाइम पे वेस्ट एशिया में वो कम होता जा रहा है, और इंडिया के लिए कैसे ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या गलती की यूएस ने पास्ट में वो देखेंगे, और किस तरीके का होगा फ्यूचर उसके बारे में भी देखेंगे। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग 1980s से। पहले तो ये जो पूरा वेस्ट एशिया का मैप है ये देख लो आप लोग। यहाँ पर ईरान है जिसके बिना इस एरिया की बात की ही नहीं जा सकती। ईरान के बाद यहाँ पर है जॉर्डन, फिर है इजराइल, सीरिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऊपर है जॉर्जिया, और नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, फिर बहरीन, कतार, यूएई, ओमान और यमन। इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं वेस्ट एशिया। इसके लेफ्ट में आप लोग को यहाँ पर मिलेगा रेड सी, और यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा पर्शियन गल्फ, और इस कोने पे ये जो गल्फ है इसको कहते हैं हम लोग गल्फ ऑफ एडन, और नीचे है अरेबियन सी, आप लोग को पता ही होगा। नाउ कभी भी अगर बात होती है सिर्फ खाड़ी देशों की यानी कि गल्फ कंट्रीज की, तो इन सभी की बात नहीं होती। गल्फ कंट्रीज केवल उन्हीं को कहते हैं जो कि इस पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द वाली कंट्रीज हैं, यानी कि जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, और भी ये जो कंट्रीज है ना जो इसको सराउंड करती है पर्शियन गल्फ को, सिर्फ उन्हीं को गल्फ कंट्रीज कहते हैं। और जब हम लोग वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो ये सारी कंट्रीज जो है ये सब इसी में आ जाती हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 1979 का जो साल था ना वो एक बहुत ज्यादा बुरा साल था, ऐसा कहा जा सकता है यूएसए के लिए। हुआ क्या कि 1979 में सबसे पहले तो फरवरी के महीने में शाह ऑफ ईरान, जो कि सबसे ज्यादा क्लोज एलाई हुआ करता था यहाँ पर यूएसए का, उसका रिजाइन फॉल कर गया, और ईरान में जो सत्ता है वो चली गई रिलीजियस लीडर्स के हाथों में, यानी कि थियोक्रेटिक रूल जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश हो गया। ये एक बड़ा लॉस था यूएसए के लिए। इसके बाद इसी साल दिसंबर के महीने में क्या हुआ कि रशिया ने, आप लोग को पता होगा, 1979 में एंटर किया अफगानिस्तान में, और धीरे धीरे इस वेस्ट एशियन कंट्री में भी वो अपनी पकड़ जो है वो बनाता जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उस समय के जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, वो अपनी कार्टर डॉक्ट्रिन जो है वो लेके आते हैं। उसमें ये कहते हैं कि हम लोग को और भी ज्यादा एग्रेसिवली इस एरिया में काम जो है वो करना पड़ेगा। इस जगह पे हम लोग को अपना कंट्रोल, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इस डॉक्ट्रिन में इस चीज साफ लिखा जाता है कि एनी आउटसाइड फोर्स टू गेन कंट्रोल ऑफ पर्शियन गल्फ रीजन विल बी रिगार्डेड एज एन असॉल्ट ऑन द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ द यूएसए। Such an assault will be repelled by any means including military force। यानी कि यूएसए कहता है कि भले हम लोग को मिलिट्री का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन इस जगह पे किसी को भी अपनी पकड़ बनाने नहीं देंगे। हम लोग जो अपनी पकड़ है वो बना के रखेंगे। और इसका रीजन था, मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है कि ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स था उस टाइम पे, और आज भी है पूरे वर्ल्ड के लिए। यानी कि जितना भी तेल वगैरह जो होता था वो इसी जगह से एक्सपोर्ट होता था, और इसीलिए यूएसए को लगता था कि ये जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो कार्टर डॉक्ट्रिन था ये फॉलो किया गया उसके बाद जितने भी यूएसए के प्रेसिडेंट हुए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन आई नई यूएसए में उनके द्वारा। लेकिन हाल के कुछ सालों में देखा गया कि ये जो डॉक्ट्रिन है इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको उतना ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा था यूएसए की तरफ से। और पिछले कुछ सालों में जो वेस्ट एशिया है उसकी और यूएसए ने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया, और थोड़े बहुत जो स्टेप लिए
किए भी यूएसए ने इस एरिया के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफाने वाले थे, जिसकी वजह से जो एलाइज यूएसए पे पहले बहुत ज्यादा भरोसा करते थे इस एरिया के, वो अब उतना ज्यादा यूएसए पे ट्रस्ट करते नहीं है और वो भी अपना जो शिफ्ट है वो दूसरे कंट्री की ओर दिखा रहे हैं ना। पूरा जो यूएसए का एडवेंचर है ना इस रीजन में, इसको समझने के लिए हम लोग 3 कंट्री का जो एग्जाम्पल है उसको ले सकते हैं। सबसे पहला इराक, फिर सीरिया और तीसरा है ईरान। इराक में क्या किया यूएसए ने 2003 में, आप लोग को पता होगा कि यूएसए ने इन्वेड कर दिया इराक को। यहाँ पर इसका जो पर्पस था वो रिजाइम चेंज करना और एक ऐसे लीडर को बिठाना जो कि ज्यादा फेवरेबल हो यूएसए के। और इस टाइम पे जो बाकी अरब कंट्रीज थी उनसे भी इराक के रिलेशन में थोड़ा ज्यादा तनाव आ गया था, इसलिए उन अरब कंट्रीज ने भी, जो यूएसए की अलाई भी हुआ करती थी, इस इन्वेजन को सपोर्ट किया। लेकिन फिर उन लोग को देखने को क्या मिला, यूएसए का कहना था कि ये इन्वेजन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इराकी पीपल को फ्ली कर पाए। लेकिन उसके बाद यूएसए के इस इन्वेजन से और यूएसए के प्रेजेंस से इराक में माइंडलेस डिस्ट्रक्शन हुआ इराक का, और साथ ही साथ जो सेक्रेटरियन ब्लडशेड था वो भी बढ़ने लगा, यानी शिया और सुन्नी जो लड़ाई थी वो फिर चालू हो गई इस जगह पे, जिसके चलते एक फ्री ग्राउंड मिल गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अलकायदा और आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीड अप करने के लिए। इसके अलावा यूएसए के इन्वेजन से पहले सद्दाम हुसैन जो इराक के लीडर हुआ करते थे, उनको बाकी अरब कंट्रीज देखती थी कि ये एक स्ट्रांग लीडर है जो कि चैलेंज दे सकता है ईरान को। ईरान से शुरुआत से दुश्मनी आप लोग को पता होगा, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी कंट्रीज की। शिया और सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है मेनली वो है इन लोगों के बीच में। सऊदी अरेबिया और बाकी जो अरब कंट्रीज है ये है सुन्नी कंट्री और ईरान जो है वो है शिया कंट्री। लेकिन सद्दाम हुसैन के हटने के बाद जो ये बफर था ईरान और बाकी अरब कंट्रीज के बीच में वो भी खत्म हो गया, और इराक में हम लोग को क्या देखने को मिला, जो शिया पार्टीज थी वो पावर में आ गई इराक में, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ये बाकी अरब कंट्री जो यूएसए अलाई हुआ करती थी वो। तो एक तरीके से यूएसए और उसके अरेबियन एलाइज जो थे वो जो चाहते थे उसका ठीक अपोजिट हुआ इराक पे। इसके अलावा अगर हम लोग सीरिया की बात करें तो यहाँ पर भी यूएसए का जो पर्पस था वो रिजाइम चेंज करना ही था, क्योंकि सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असाद वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर थे और रशिया के सपोर्टर थे, ईरान के साथ अच्छे टाइज थे। ये सब चीज यूएसए को और इजराइल को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए यूएसए ने यहाँ पर भी रिजाइम चेंज करने की कोशिश की। लेकिन इस बार मिलिट्री का इन्वेजन करके नहीं, बल्कि जो रेबल ग्रुप थे सीरिया में उनको फंडिंग करना यूएसए ने शुरू किया, जिसकी वजह से थोड़ा अनार्की भी देखने को मिला इस कंट्री में। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, एंड में यूएसए को यहाँ पर भी फेल होना पड़ा। ईरान, सीरियन मिलिट्री फोर्स और रशियन जेट, इन तीनों ने मिलकर जो रेबिलियन थे इनको इतनी ब्रूटली क्रश किया कि उनकी जो बैकबोन है वही टूट गई। जिसके बाद ईरान और रशिया के साथ जो क्लोजनेस है सीरिया की वो भी बढ़ गई, और ठीक वही हुआ जो कि बाकी अरब कंट्रीज जो कि यूएसए के एलाइज थी वो नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर भी इनको ऐसा कहा जा सकता है कि फेलियर ही देखने को मिला। उसके बाद ईरान की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि पहले यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा था ईरान पे, क्योंकि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में लगा हुआ था। लेकिन जब ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के तो इनने क्या किया कि इनको लगा कि इस एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस देने की वजह से बाकी जो इंपॉर्टेंट इशू है वर्ल्ड के उस पे यूएसए फोकस दे नहीं पा रहा, इसीलिए इनने ईरान के साथ बातचीत करना शुरू की और ईरान को कहा आप एक न्यूक्लियर डील साइन करो जिसके बाद से हम आप पे जो सैंक्शन लगा रखे यूएसए ने उसको हटा देंगे। ठीक ऐसा ही हुआ 2015 में JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, वो साइन हुआ यूएसए प्लस बाकी जो P5 कंट्रीज है उनके बीच में, साथ ही साथ जर्मनी भी इसमें था और दूसरी तरफ था ईरान ना। ये जो डील था ना, इससे यूएसए के जो एलाइज थे इस एरिया में, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, यूएई हो गया, बाकी कंट्रीज जो यूएसए के एलाइज हुआ करते थे और जिनको ईरान से खतरा भी था, उनको बहुत ज्यादा नाराज किया इस डील ने। क्यों? क्योंकि इस डील का दो मतलब ये था कि पहला तो ईरान पे जब सैंक्शन हटेगा तो ईरान का जो इकोनॉमी है वो दोबारा डेवलप करने लगेगा, और दूसरा ये कि इस डील में ये कहा गया था कि 15 साल तक ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करेगा। यानी कि हमेशा की बात नहीं की गई थी, केवल शॉर्ट टर्म की इसमें बात की गई थी। इस चीज से यूएसए के जो अरब एलाइज थे वो काफी ज्यादा नाराज थे और उनको वही मिला जो कि वो नहीं चाहते थे। हालांकि फिर जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो उनने यूएसए को ये जो डील है इससे बाहर निकाल लिया और उनने कहा कि हम लोग ईरान पे और भी ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, जिसका इन अरब कंट्रीज ने वेलकम भी किया, इसकी तारीफ भी की। और इसके बाद फिर यूएसए ने मैक्सिमम प्रेशर बनाना शुरू किया ईरान पे, जिसका रिप्लाई ईरान ने दिया मैक्सिमम रेजिस्टेंस से। और सिर्फ यूएसए को ही रेजिस्टेंस नहीं दिखाया ईरान ने, साथ ही साथ ये जो कंट्रीज थी जो यूएसए की एलाई थी उनको भी
उनको भी आड़े हाथ लिया, और इस समय भी कोई हेल्प यूएसए दे नहीं पाया उन कंट्रीज को। तो इसमें भी जो नुकसान है वो यूएसए के एलाइज और यूएसए का ही हुआ, वही हुआ जो ये लोग नहीं चाहते थे। अब इन्हीं गलतियों की वजह से, या फिर यूं कह लीजिए कि इसी इग्नोरेंस की वजह से, यूएसए के जो वो पिछले कुछ सालों से दिखा रहा था इस एरिया में, उसने अपनी जो लेवरेज वो पहले एंजॉय किया करता था वो खो दिया है। ये सारे ही एडवेंचर जो कि मैंने आप लोग को बताया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इनमें जो यूएसए ने शुरू किया था वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया था, लेकिन एंड आते आते तक उसने जो अपना इंटरेस्ट था वो इसमें खो दिया, उतना ज्यादा फोकस दिया नहीं, जिसकी वजह से पूरा मेस्टअप हो गया इस एरिया में, जैसा कि सेम हुआ अफगानिस्तान में। हाल के कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि दोबारा यूएसए ने जो अपना जो लेवरेज है इस एरिया में, अपना जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, उसे मेंटेन करने के लिए दोबारा काम करना शुरू किया है। जैसे कि I2U2 ग्रुप बनाया है इंडिया के साथ मिलकर यूएसए ने, साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड जो है वो भी साइन कराया है यूएसए ने, जिसमें इजराइल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है यूएसए के लिए, उसकी जो पीस डील है वो कराई गई है यूएई और बहरेन के साथ। इजराइल का आप लोग को पैलेस्टाइन वाला जो विवाद है वो आप पता होगा, इसीलिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो इनको पसंद करती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जो अब्राहम अकॉर्ड है ये साइन हुआ है इन लोगों के बीच में एक ज्वाइंट फ्रंट बनाने के लिए ईरान के अगेंस्ट में। और यूएसए चाहता था कि इसी ईरान के अगेंस्ट में जो उसका प्लान है, जो उसका फ्रंट है, उसको वो दोबारा मजबूत करे इन एलाइज के साथ मिलके। लेकिन ये जो अब यूएसए की दोबारा कोशिश है, ये कहा जा रहा है उतना रंग लाएगी नहीं, क्योंकि इसके कुछ शॉर्टफॉल्स है। सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अब यूएसए उतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी रहा नहीं इन कंट्रीज के लिए। दूसरा, भले ही अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन किया होगा इजराइल के साथ, यूएई और बहरेन ने और बाकी कंट्रीज ने भी इजराइल के साथ जो टाइज है वो थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन अभी भी इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टाइन का, कहीं ना कहीं इन लोग को दुख पहुंचाता है, और ये वो मुद्दा है जिसपे सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड साइन किया इन लोग ने, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इन सब ने ये भी कहा है कि हम लोग अब ईरान के साथ भी जो इश्यूज है वो नॉर्मलाइज कर लेंगे, ताकि सारा जो मुद्दा है वही खत्म हो जाए। और सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि सीरिया, टर्की, सारी जो कंट्रीज है उन सबके साथ अपने रिश्ते सुधार लेंगे, क्योंकि इन लोग को समझ में आ गया है कि साथ इकट्ठा होने में ही हम लोग का फायदा है इस एरिया में। और इसी चीज का नतीजा है हाल में जो सऊदी और ईरान का जो पीस डील साइन हुआ है चाइना के नेगोशिएशन की वजह से वो। इसके अलावा ये तो वो लोग हो गए जो ईरान से अपने रिलेशन सुधार सकते थे। जो इजराइल है, जो ईरान का ऑलमोस्ट एनिमी है इस समय, उसने भी यूएसए पे उतना ज्यादा ट्रस्ट जो है वो दिखाना बंद कर दिया, और यूएसए की बात उतना ज्यादा वो मानता नहीं है। हाल में ही क्या हुआ था कि इजराइल एक रिफॉर्म लेके आया था, जुडिशियल ओवरऑल रिफॉर्म, जिसमें जुडिशरी की जो पावर है उसे कम करने की बात की गई थी, और एग्जीक्यूटिव जो है उनको ज्यादा पावर दी गई थी जुडिशरी के ऊपर, जिसको यूएसए ने कहा था कि इसको मत तुम लोग लेके आओ, इसको लागू मत करो, लेकिन इजराइल ने उसके बाद भी ऐसा किया। साथ ही साथ यूएसए के कहने के बाद भी रशिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शन है वो इजराइल ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, और यूक्रेन को भी कोई खास हेल्प इजराइल ने दिया नहीं, उसको भी वेपन देने से मना कर दिया। तो ये कंट्रीज भी जो है ये फ्रीडम चाहती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और अपना उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती यूएसए पे, क्योंकि उसने जो गलतियां की है पिछले कुछ साल में, उसकी वजह से यूएसए ने अपना ट्रस्ट जो है वो खो दिया है, जो लेवरेज वो एंजॉय करता था इस एरिया में वो खो दिया है। और सिर्फ इतनी गलतियां जो मैंने आप लोग को बताया वो नहीं, हाल में ही क्या हुआ है कि यूएसए ने जमाल खशोगी का जो मर्डर केस था उसके बारे में इतनी बात की है, इतना ज्यादा उस मुद्दे को उठाया है कि सऊदी अरेबिया को वो बहुत ज्यादा नाराज कर चुका है। और दूसरा, फिर ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो ये भी जो मुद्दे हैं ये भी काफी ज्यादा सऊदी अरेबिया को परेशान कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया आप लोग को पता होगा इस अरब वर्ल्ड में एक तरीके से लीडर ही है। इसीलिए ये जो अरब वर्ल्ड है ये तो पहली बार इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहती है, और दूसरा बाकी कंट्रीज जो कि ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जैसे कि रशिया और चाइना, उनकी तरफ अपना जो शिफ्ट है वो दिखा रही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए जो है वो पूरी तरीके से रिट्रीट कर जाएगा इस एरिया से, उसका अब बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। यूएसए का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है कि पहले की तरह जो वो सोल फैक्टर होता था जो कि यहाँ के जो जियोपॉलिटिक्स है उसको डिसाइड करता था, अब वो चीज नहीं रह जाएगी। अब बाकी भी जो प्लेयर हैं जैसे कि चाइना, रशिया, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस एरिया में, जिसका नतीजा है हाल में ही हम लोग ने देखा कि चाइना की मदद से ही ईरान और सऊदी अरेबिया की जो पीस डील है वो हुई है, और साथ ही साथ ईरान और रशिया के बीच में भी जो क्लोजनेस है वो बढ़ी है। ईरान ने अब वेपन्स भी सप्लाई की है रशिया को, आप लोग को पता होगा। तो इतनी ज्यादा बेवकूफ
बेवकूफ़ी या मूर्खता ही कह लीजिए जो यूएसए ने की है, उसका भुगतान जो यूएसए वो तो करेगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि कौन यहाँ पर यूएसए के बाद ज्यादा डोमिनेट हो रहा है, वो है चाइना। और यही कारण है कि इसका भुगतान जो है वो इंडिया को भी करना पड़ेगा। इंडिया के अपने इंटरेस्ट है इस रीजन को लेके, और चाइना का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ना, इन्फ्लुएंस बढ़ना, जिसका मतलब है उन सारे इंटरेस्ट का जो कॉम्प्रोमाइज है वो होते हुए देखना। ईरान तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग को पाथ दे सकता है सेंट्रल एशिया के लिए और यूरोप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग की बनती नहीं, इसलिए वो जो कार्गो है यहाँ से पास होने नहीं देता। इसीलिए ईरान पे इंडिया ने चाबार पोर्ट भी बनाया, आप लोग को पता होगा, जिसके थ्रू आगे वो सेंट्रल एशिया और दूसरी जगह पे भी सामान अपना भिजवा सकता है। लेकिन ईरान के बहुत ज्यादा क्लोजनेस चाइना के साथ, इसका एक नतीजा ये हो सकता है कि इंडिया के ये जो चाबार पोर्ट है और इसके बाद बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स इंडिया को पूरे करने थे अपने लिए, ये जो पाथ है सिक्योर करने के लिए, वो जा सकता है चाइना को, जिसकी वजह से कल को ये ट्रेड रूट भी इंडिया के लिए उतना ज्यादा सिक्योर रहेगा नहीं। इसके अलावा ईरान, रशिया और चाइना की जो नेक्सस वाली बात है वो तो है ही, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोग को बताया। तो ये सब जो रीजन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होने चाहिए इंडिया के लिए, और इसके बम पे ये कहा जा सकता है कि यूएसए की जो बेवकूफ़ी है वो इंडिया को भी ले डूबी है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं हम लोग क्या होता है और किस तरीके की बाकी डेवलपमेंट होती है। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।